हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर के विषय में चर्चा करूंगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा कि मौर्य साम्राज्य जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में प्राचीन भारत में स्थापित रही थी। और यदि इसकी हम पृष्ठभूमि के विषय में बात करें तो मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य की मेहनत और चाणक्य की बुद्धि के बल पे हम कह सकते हैं कि 327 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। परंतु बाद में जिस प्रकार से मगध साम्राज्य का विस्तार होता चला गया और इसकी परिणति हम कह सकते हैं कि कलिंग विजय के साथ जो है इस पराकाष्ठा पे साम्राज्य पहुंची थी। परंतु अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे और उसके पश्चात 184 ईसा पूर्व में अंतिम जो शासक रहे थे बृहद्रथ, उनकी मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से मौर्य साम्राज्य के पतन के जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का अत्यधिक होना और साथ ही साथ जो प्रांतीय जो शासक रहे थे उनका अत्याचार, ये प्रमुख दो कारण रहे थे जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से अन्य जो प्रमुख कारण रहे थे जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था उसकी चर्चा एक एक करके आप लोगों से करूंगी। मौर्य साम्राज्य के पतन के विषय में यदि हम बात करें तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण रहे थे जो उस समय के हम कह सकते हैं साम्राज्य की जो संरचना रही थी वो भी कारणों में से, या हम कह सकते हैं कि जो प्रमुख कारण रहे थे उनमें से रहे थे। और साथ ही साथ विदेशी आक्रमण, साथ ही साथ प्रजा का विद्रोह और षड्यंत्र राज दरबार में ये भी महत्वपूर्ण कारण रहे थे जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। अब यहाँ पे यदि हम बात करें मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के विषय में तो इनमें विदेशी आक्रमण जो रहे थे ये भी एक प्रमुख कारण रहा था जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसके विषय में डॉक्टर भंडारकर ने भी यूनानी आक्रमण को साम्राज्य के विघटन का कारण बताया है। यूनानी आक्रमण मौर्य साम्राज्य के पतन का बहुत बड़ा कारण रहा था। पॉलीबाइस की पुस्तक और गार्गी संहिता से भी हमें इस बात की पुष्टि होती है। मौर्य शासन व्यवस्था के पतन के लिए विदेशी आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि भूमिका में रही थी। और अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय भारत यूनानियों के संपर्क में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस को परास्त कर यूनानियों को भारत से बाहर कर दिया गया था तथा इसी क्रम में बिंदुसार और अशोक के शासन के समय यूनानी आक्रमण का भय मौर्य साम्राज्य को नहीं रहा, लेकिन अशोक की मृत्यु के पश्चात यूनानी सेना के लिए भारत विजय का मार्ग पुनः प्रशस्त हो गया था। इसी के साथ हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो अन्य जितने भी इतिहासकार भी रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि जो ग्रीक लेखक हैं पॉलीबियस, उन्होंने भी यूनानी सेना के भारतीय विजय के प्रयासों का वर्णन किया है। और यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जो विदेशी आक्रमण था ये कि बहुत बड़ा कारण रहा था जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के अन्य कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो निर्बल और जो दुर्बल शासक या जो अयोग्य उत्तराधिकारी रहे थे यह भी एक महत्वपूर्ण कारण मौर्य साम्राज्य के पतन का रहा था। रोमिला थापर ने भी अशोक के उत्तराधिकारियों को मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण रहा था। कलहन के राजतरंगिणी से भी हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके एक पुत्र जलौक ने कश्मीर में अपने आप को स्वतंत्र शासक के तौर पर स्थापित कर लिया था। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ के अनुसार भी वीरसेन ने अशोक के उत्तराधिकारियों से गांधार का राज्य छीन लिया था। तो यहाँ पे यदि हम और अधिक इसके विषय में यदि बात करें तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी एक बहुत हद तक कहा जा सकता है कि वो उत्तरदायी रहे थे मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइन के लिए। कोई भी वंशानुगत साम्राज्य तभी तक कायम रह सकता है जब तक कि योग्य शासकों की उपस्थिति बनी रहे। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त और अशोक कुशल प्रशासक और योद्धा रहे थे जिनके द्वारा मौर्य साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रखने में सफलता प्राप्त हुई थी। किंतु अशोक के उत्तराधिकारी साम्राज्य के विघटन को रोकने में असफल रहे थे। अशोक का साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों में विभाजित हो गया था जिस कारण विघटन की प्रवृत्ति को बल मिला और मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें अन्य कारणों की तो उसमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव भी आता है। मौर्य वंश के पतन के लिए मौर्य साम्राज्य की जनता में राष्ट्रीय चेतना का अभाव भी एक कारण रहा था।
मौर्य शासनकाल में राज्य अथवा राष्ट्र का सरकार के ऊपर कोई अस्तित्व ही नहीं था। मौर्य प्रशासन में राष्ट्र निर्माण के आवश्यक तत्व जैसे भाषा की समानता, एक समान प्रथाओं का प्रचलन, एक समान ऐतिहासिक परंपरा उपस्थित नहीं थी। आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण से भी मौर्य साम्राज्य के सभी प्रांत एक समान विकसित नहीं हुए थे। राजनीतिक दृष्टिकोण से मौर्य साम्राज्य में कोई राष्ट्रीय एकता की भावना जन साधारण में विद्यमान नहीं रही थी। यही कारण है कि जब यूनानी आक्रमण मौर्य साम्राज्य पर हुआ तो एक सर्वमान्य नीति का पालन नहीं किया गया था। रोमिला थापर के द्वारा राष्ट्र की अवधारणा का नहीं होना ही मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। अब यहाँ पे अन्य जो कारण रहे थे उनकी यदि हम और अधिक चर्चा करें तो इसमें आर्थिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नता भी एक कारण रही थी। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत साम्राज्य के अंदर ही विभिन्न क्षेत्रों में, प्रांतों में आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में असमानताएं विद्यमान रही थी। मौर्य साम्राज्य के उत्तर दक्षिण के प्रदेश आर्थिक दृष्टिकोण से कम उन्नत थे, तो गंगा घाटी के जो प्रदेश थे वो आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक समृद्ध थे। मौर्य साम्राज्य में साम्राज्य का एक क्षेत्र कृषि व्यवस्था में अत्यधिक उन्नत रही थी और यही कारण है कि वहां व्यापार व्यवसाय की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि और हम इस पे बात करें तो हम ये देखते हैं कि लेकिन जो दूसरे क्षेत्र थे वह कृषि क्षेत्र के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषि उन्नत स्थिति में विद्यमान नहीं थी, जिससे व्यापार एवं वाणिज्य की स्थिति भी उस क्षेत्र में अच्छी नहीं थी। यदि मौर्य वंश के शासकों के द्वारा साम्राज्य के दक्षिण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता तो एक आर्थिक समानता पूरे साम्राज्य में विद्यमान रहती, जिससे साम्राज्य में विघटनकारी तत्व उपस्थित नहीं होते। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक स्तर पर भी बहुत अधिक असमानताएं विद्यमान रही थी। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख व्यावसायिक नगरों तथा मौर्य साम्राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ही काफी अधिक असमानता विद्यमान रही थी। इन दोनों ही क्षेत्र में सांस्कृतिक स्तर पर सामाजिक प्रथाएं और भाषाएं भी असमानताएं विद्यमान इनमें रही थी। अशोक के द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में प्राकृत भाषा को स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन मौर्य राज्य के उत्तर पश्चिम में यूनानी तथा अरमाइक भाषा का प्रचलन जनसाधारण के मध्य था, तो साम्राज्य के दक्षिण भाग में तमिल भाषा जनसाधारण के मध्य लोकप्रिय रही थी। कोई भी विशाल साम्राज्य बिना सांस्कृतिक एकता के बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता है और यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें अन्य कारणों की तो उसमें शुंग वंश की स्थापना भी आता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए एक उत्तरदायी कारण शुंग वंश की स्थापना भी रही थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और शुंग वंश के द्वारा एक प्रभावशाली शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था, जिस कारण मौर्य वंश का पूरी तरीके से अंत हो गया था। साम्राज्य की विशालता जो थी, क्योंकि वो बहुत अधिक विस्तृत रही थी और ये भी एक कारण रहा था जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण मौर्य साम्राज्य की विशालता भी रही थी। मौर्य साम्राज्य काफी विशाल था। पर्याप्त संसाधनों के अभाव में केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत इतने बड़े साम्राज्य का संचालन संभव नहीं था। इतने बड़े साम्राज्य का शासन प्रबंध तभी संभव था जब शासन प्रबंध कुशल शासक के हाथों में हो, लेकिन अशोक के बाद इतने विशाल साम्राज्य पर प्रभावी नियंत्रण और शासन रखने की क्षमता किसी भी शासक में नहीं थी। राजधानी का केंद्र में स्थित नहीं होना ये भी एक हम कह सकते हैं कि कारण रहा था मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइन के लिए। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण यह भी था कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र साम्राज्य के केंद्र में स्थित नहीं थी, जिस कारण मौर्य साम्राज्य के सभी क्षेत्रों पर एक समान शासन प्रबंध लागू करना जो था वह कठिन हो गया था। कोई भी शासन व्यवस्था की शक्ति साम्राज्य के केंद्र में निहित होती है और पाटलिपुत्रा मौर्य साम्राज्य के केंद्र में स्थित नहीं थी। राज परिवार में फूट और षड्यंत्र भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कारण बना था। मौर्य वंश के पतन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रही थी कि मौर्य वंश का राज परिवार में बहुविवाह की प्रथा थी, जिस कारण राजा की अनेक रानियां और पुत्र हुआ करते थे। यह सभी पुत्र राजा बनने के इच्छुक होते थे और एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र और
भीतराघात किया करते थे, जिस कारण मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया और अंत में उनका पतन भी निश्चित हो गया था। राज परिवार में षड्यंत्र के साथ हम देखते हैं कि जो दरबार है उसमें भी षड्यंत्र हुआ करता था, जिस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि अन्य कारणों के विषय में हम बात करें तो धर्म निरपेक्षता का अभाव भी एक कारण रहा था। इतिहासकारों का मानना है कि विशाल साम्राज्य तभी संभव है जब साम्राज्य में धर्म निरपेक्षता विद्यमान रही हो, लेकिन अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अत्यधिक राज संरक्षण दिया गया, जिस कारण मौर्य साम्राज्य में उपस्थित अन्य धर्मों के लोग मौर्य वंश के शासकों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। अशोक ने दंड समता तथा व्यवहार समता का सिद्धांत लागू करके ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय भी साम्राज्य में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा था। अशोक ने पहले ही धर्म लागू करके साम्राज्य में एक प्रकार से ब्राह्मणों को उनके विशेषाधिकारों से वंचित किया था, और साथ ही साथ यहाँ पे अशोक के द्वारा दंड समता तथा व्यवहार समता को लागू करने के पश्चात ब्राह्मण वर्ग जो था वो बिल्कुल अशोक के खिलाफ हो गया था। अब क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार थे, ऐसा माना जा रहा था कि उसे समाप्त करने का प्रयास अशोक के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य कारणों के विषय में बात करें कि किस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, तो उसमें विदेशी संस्कृति की प्रतिक्रिया भी एक रही थी। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं विदेशी संस्कृति की प्रतिक्रिया की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के समय यूनानियों का एक प्रकार से प्रभाव राज दरबार में और साम्राज्य में भी दिखता था। यहाँ पे जो इतिहासकार हैं निहार रंजन राय, उनका यह मानना है कि पुष्यमित्र के द्वारा जो मौर्य साम्राज्य का पतन किया गया था वह सिर्फ मौर्य शासकों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उस समय जो विदेशी विचार भारतीय संस्कृति में प्रवेश कर गए थे, उस कारण भी पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य को समाप्त करने का कार्य किया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इतिहासकार श्री NR राय का कहना है कि उस समय के जो मौर्य कला की जो संस्कृति रही थी या जो मौर्य कला थी और लोक कला थी, उसको भी प्रभावित करने का कार्य जो यूनानी थे वो कर रहे थे। विदेशी कला का प्रभाव भी बहुत अधिक भारत में देखने को मिला था, और ये कहीं ना कहीं आगे चल करके मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। भौतिक परिवर्तन भी मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइन के लिए वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि मगध जो है, यहीं से मौर्य साम्राज्य का प्रचार प्रसार या विस्तार प्रारंभ हुआ था। मगध जो है वो अपने भौतिक उत्कृष्टता के लिए भी जाना जाता था, जहां पे लोहा जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण भारत में होता चला गया और इसका विस्तार मध्य भारत, दक्कन और कलिंग तक पहुंचा, वैसे वैसे हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है वो अपना उत्कृष्टता जो था या जो मगध का जो क्षेत्र था वहां पे अपनी उत्कृष्टता को खोता चला गया था। और ऐसा जो मत है, ये जो हिस्टोरियन है डॉक्टर राम शरण शर्मा, उनके द्वारा दिया गया है। उनका ये मानना है कि जिस प्रकार से सीमावर्ती जो प्रांत थे वहां पे लौह उपकरणों का प्रयोग जैसे जैसे बढ़ता चला गया, इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का पतन जो है वो निश्चित होता चला गया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के विषय में यदि हम बात करें तो उसमें कमजोर गुप्तचर विभाग भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा था। मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए या इसकी जो प्रशासनिक प्रणाली जिस प्रकार की रही थी, एक योग्य शासक तथा साथ ही साथ एक सुव्यवस्थित गुप्तचर विभाग की आवश्यकता थी। अयोग्य शासकों के साथ यह विभाग भी अयोग्य साबित हुआ और शासकों को राज्य में हो रहे जो कार्यकलाप थे उसकी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती थी, जिस कारण जहां पे भी षड्यंत्र या विद्रोह होते थे इसकी जानकारी शासकों को समय पे प्राप्त हो नहीं पाती थी, और ये भी एक कारण बना जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें प्रजा का विद्रोह भी एक कारण रहा था। प्रोफेसर रे का विचार है कि प्रजा का विद्रोह का कारण जो था वह मौर्य का शासकों का अत्याचार और साथ ही साथ मौर्यों का विदेशी विचार ग्रहण करना भी रहा था। प्रोफेसर रे का यह भी कहना है कि अशोक के द्वारा समाजों का निषेध करना, जिससे कि जनता में रोष उत्पन्न हो गया था,
ये दोनों ही हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कारण रहे थे, जिस वजह से उस समय मौर्य साम्राज्य की जो प्रजा थी उसमें विद्रोह करने की जो भावना थी वो उग्र हो गई थी। फाइनली यहाँ पे यदि हम बात करें तत्कालिक कारणों के विषय में, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि पुष्यमित्र शुंग का जो विद्रोह हुआ और अंततः जो अंतिम शासक रहे थे मौर्य साम्राज्य के बृहद्रथ, उसकी हत्या करने के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अब यहाँ पे यदि हम कह रहे हैं कि तत्कालिक कारणों में पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह करना और इसके साथ ही साथ जो है उसके सेनापति का होना और साथ ही साथ बृहद्रथ की हत्या, यह बताता है कि उस समय जो सैनिक व्यवस्था थी वो काफी कमजोर हो गई थी। पुष्यमित्र शुंग क्योंकि सेनापति रहा था मौर्य साम्राज्य के अधीन, उसका बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाना यह बताता है कि मौर्य साम्राज्य के जो शासक रहे थे वो अयोग्य हो गए थे, सैनिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर हो गई थी और साथ ही साथ उस समय जो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का जो वर्चस्व साम्राज्य में समाप्त हुआ था और माना यह जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो खुद भी एक ब्राह्मण रहा था, जिस वजह से अचानक से मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वह हो पाया या निश्चित हो पाया। हरा प्रसाद शास्त्री नाम के जो एक हिस्टोरियन है, उनका भी यही मानना है कि मौर्य वंश के प्रति ब्राह्मणों के विद्रोह ने ही मौर्य साम्राज्य का जो जड़ था उसे उखाड़ फेंका था। यहाँ पे साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो अशोक के द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, एक प्रकार से उसने जो सैन्य व्यवस्था थी उसे कमजोर बनाने का कार्य किया था, क्योंकि किसी भी अधिकारी को या जो सैनिक था उसे सैन्य प्रशिक्षण दिया ही नहीं जाता था। जितने जो सैनिक अधिकारी थे या जो सैनिक व्यवस्था में जुड़े हुए लोग थे, उन्हें भी धर्म के प्रचार में ही लगाया गया था, जिस वजह से सैनिक व्यवस्था भी कमजोर होती चली गई और अयोग्य शासकों के अधीन पुष्यमित्र शुंग को एक मौका मिला कि वो साम्राज्य का अंत कर शुंग वंश की स्थापना भारत में कर सके। यहाँ पे यदि चर्चा की जाए मौर्य साम्राज्य के पतन के विषय में, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हमें दिखाई देते हैं, परंतु यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि कोई भी एक कारण जो है वह उत्तरदायी नहीं रहा था मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए। प्रमुखतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो विदेशी आक्रमण का लगातार होना, प्रजा में विद्रोह, दरबार का षड्यंत्र, राष्ट्रीय भावना का अभाव, अशोक की अहिंसात्मक नीति, आर्थिक जो स्थिति रही थी उस समय जो मौर्य साम्राज्य के अधीन, क्योंकि जो प्रोफेसर कौशाम्बी हैं उनका भी यही मत है कि उत्तरकालीन मौर्यों के पतन के लिए आर्थिक स्थिति बहुत हद तक उत्तरदायी रही थी और दूरवर्ती जो क्षेत्र थे वहां पे नए ज्ञान का पहुंच जाना, भौतिक जो मूल संरचना रही थी या संस्कृति उसमें परिवर्तन आना, ऐसे बहुत सारे कारण रहे थे जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो मौर्य साम्राज्य के पतन के संदर्भ में पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।